हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी 25 कॉमन मिस्टेक्स बताने वाले हैं जो कि आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर बहुत सारे लोग करते हैं और इस वजह से उन्हें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है, या फिर जब वो फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं आईटीआर सबमिट करने की स्टेज पर, तब उनके पास एरर्स आ जाते हैं और वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सारी मिस्टेक्स को पहले ही रेक्टिफाई कर लेना है, जिससे कि आपकी आईटीआर फाइलिंग काफी स्मूथ रहे और आपको फाइनल स्टेज पर कोई भी एरर ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ऐसी 25 मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लोग किया करते हैं। तो सबसे पहला है चूजिंग इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म। गलत आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। आईटीआर 1 सिर्फ सैलरीड पर्संस के लिए है, या फिर जिन्हें इंटरेस्ट से इनकम हो, या फिर जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंट इनकम हो, उनके लिए आईटीआर 1 है। अगर शेयर मार्केट से आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है, और अगर आपको इंट्राडे या फिर एफएनओ दिखाना है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाना चाहते हैं या फिर सेक्शन 194J या 194H में आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तब आपको आईटीआर 4 फाइल करनी है। बहुत से लोग 194J या फिर 194H में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, आईटीआर 4 फाइल नहीं करते हैं और वो आईटीआर 1 में ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में ये इनकम दिखा देते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है और इस केस में उनको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। इसी तरह से अगर आपकी शेयर मार्केट से इनकम है या फिर आपकी म्यूचुअल फंड सेल है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, और बहुत ही सावधानी से आपको इन शेयर मार्केट की आईटीआर्स को फाइल करना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इन्हीं आईटीआर्स में डिफेक्टिव नोटिस आता है। इसके बाद नेक्स्ट है 26AS को इग्नोर करना और उसको AIS के साथ मैच नहीं करना। असेसमेंट ईयर 21-22 से AIS आ गया है, जिसमें कि आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट हो जाती हैं आपके पैन नंबर और आधार के बेसिस पर, और अब आप अपनी शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड की इनकम्स को हाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने कोई सेल परचेज की है किसी प्रॉपर्टी की, तो वो भी आप हाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 26AS और AIS दोनों के साथ मैच करना है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही आपकी आईटीआर फाइल होगी। अगर 26AS और AIS में मिसमैच है तो आप 26AS के बेसिस पर फाइलिंग कर सकते हैं। साथ ही जो भी इनकम्स आपकी AIS में रिपोर्ट हो रही हैं वो तो आपको दिखानी ही है आईटीआर में, लेकिन अगर उनका अमाउंट गलत है तो आप AIS में फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि AIS में जो इनकम दिख रही है उनको आपने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और अपनी आईटीआर में नहीं दिखाया। उस केस में आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। तीसरा है कोटिंग इनकरेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, इनमें से कुछ भी अगर इनकरेक्ट है तभी आपको आईटीआर फाइलिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग असेसमेंट ईयर। अगर आपने असेसमेंट ईयर गलत सेलेक्ट कर लिया तभी आपको आगे रिटर्न फाइलिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद है नॉट लिंकिंग पैन विद बैंक अकाउंट। अगर आपका पैन आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो आपका बैंक प्री वैलिडेट नहीं हो पाता है, और अगर आप बैंक को प्री वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपका रिफंड उसमें क्रेडिट नहीं हो पाएगा। अगर किसी वजह से आपका बैंक प्री वैलिडेट नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने पैन नंबर को एक बार अपने बैंक की ब्रांच में जाके अपडेट करवा देना है। उसके बाद भी अगर प्री वैलिडेट नहीं हो पाता है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप एक नया बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, और उसमें आप अपने पैन की कॉपी तो लगाएंगे ही, तो उससे आपका बैंक प्री वैलिडेट हो जाएगा और उसी वाले बैंक अकाउंट को आप अपने आईटीआर में रिफंड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इनकरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। कभी कभी हम बैंक अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाता है। इस समय काफी सारे बैंक्स मर्ज हो गए हैं और मर्जिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि IFSC कोड चेंज हो जाता है और इस वजह से हमारा रिफंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि IFSC कोड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए आईटीआर में, तभी आपका रिफंड आ पाएगा। इसके बाद है फॉरगेट सेंडिंग आईटीआर V to CPC। जो लोग भी ऑनलाइन आईटीआर को ई-वेरीफाई नहीं कर पाते हैं वो अपने आईटीआर V की कॉपी बेंगलोर सेंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम ये भूल जाते हैं कि हमें आईटीआर V सेंड करना है और हमारी जो आईटीआर V सेंड करने की लास्ट डेट है वो एक्सपायर हो जाती है। भूल जाते हैं और हमारी लिमिट एक्सपायर हो जाती है, तो उस केस में आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाती है। नेक्स्ट है नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल द इनकम्स। AIS आ जाने की वजह से आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट हो जाती हैं, और अगर आप अपनी कोई भी इनकम हाइड करते हैं और अपने आईटीआर में नहीं दिखाते हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट है नॉट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न्स।
अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तभी आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, क्योंकि अब आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट होने लगी हैं। और अगर आप ITR फाइलिंग में गैप करते हैं, मतलब कि आपने 1 साल फाइल किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने फाइल नहीं किया, उसके बाद आपने 3rd ईयर फिर से फाइल कर दिया, तो उस केस में भी आपके पास नोटिस आ जाता है कि आपने बीच के ईयर्स में अपनी ITR को फाइल क्यों नहीं किया है। इसके बाद है मिसिंग द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स। ड्यू डेट तक आप अपनी ITR को फाइल करना मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर आपको पेनल्टीज और लेट फीस देनी पड़ती है। और पेनल्टीज कितनी लगती हैं? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आती है तो 1,000 रुपए की लेट फीस है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। इसके बाद है नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल बैंक अकाउंट्स। आपको अपने ITR में अपने सारे बैंक अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना कंपल्सरी है, और ऐसा आपके ITR फॉर्म में लिखा भी होता है कि सारे बैंक अकाउंट्स जो भी आपके इंडिया के अंदर हैं या फिर अगर आपके फॉरेन में भी हैं, तो वो सारे बैंक अकाउंट्स आपको डिस्क्लोज करने कंपल्सरी हैं। जो अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं उन्हें ITR में देना कंपल्सरी है। इसके बाद है नॉट मेंशनिंग इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, नॉट डिस्क्लोजिंग कैपिटल गेन एंड लॉसेस। अगर आपको शेयर मार्केट से कोई कैपिटल गेन या लॉस हुआ है तो उसे आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि AIS में अब सब कुछ रिपोर्ट हो जाता है। लेकिन बहुत से केसेस में जब आपको लॉस होता है तो आप ITR फाइल नहीं करते हैं, ये सोचकर कि आपको सिर्फ कैपिटल गेन के केस में ही अपनी ITR को फाइल करना है। लेकिन लॉसेस के केस में ITR फाइल करना बहुत जरूरी है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ना कि डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप लॉस के केस में अपनी ITR को फाइल करते हैं तो आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और फिर आगे के ईयर्स में अगर आपको कोई गेन होता है तो उनके साथ आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। इन लॉसेस को आप आगे के 8 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, इसलिए वो तो दिखाना जरूरी है ही। लेकिन अगर आपको लॉसेस हुए हैं तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अपनी ITR 2 या फिर ITR 3 जरूर फाइल करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नॉट डिक्लेयरिंग इनकम अर्न्ड बाय माइनर चिल्ड्रन। अगर आपके माइनर चिल्ड्रन को कोई इनकम हो रही है, जैसे कि आपने उसके नाम पर कोई FD करवाई हुई है और वहां से इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, या फिर आपने कोई और इन्वेस्टमेंट करवाया हुआ है और वहां से कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, तो ये माइनर चाइल्ड की इनकम नहीं मानी जाती है, ये आपकी इनकम में क्लब होती है। यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आपकी माइनर चिल्ड्रन की कोई भी इनकम हो रही है तो वो आपके अकाउंट में क्लब होगी और उस पर आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर माइनर चाइल्ड कोई प्रोफेशनल क्वालिफाइड है या कोई स्पेशल स्किल है उसके पास और उसके थ्रू वो अपनी इनकम को अर्न कर रहा है, तो वो माइनर चाइल्ड की इनकम ही मानी जाती है, वो आपकी इनकम में क्लब नहीं होगी। इसके बाद है ओमिटिंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अब हमारे AIS में तो सेविंग अकाउंट रिपोर्ट होने लगा है, लेकिन पहले 26 AS में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रिपोर्ट नहीं होता था। लेकिन अभी भी AIS में बहुत सारे मिसमैचेस हैं। सारे सेविंग बैंक अकाउंट्स के यहाँ पे इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं हो रहे हैं। कुछ अकाउंट के डिस्क्लोज हो जाते हैं, लेकिन कुछ अकाउंट्स के डिस्क्लोज नहीं होते हैं। तो आपको अपने एंड पर आपके जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उनका इंटरेस्ट टोटल कर लेना है, और वो सारे इंटरेस्ट इनकम्स आपको अपनी सेविंग अकाउंट की अपने ITR में दिखानी होंगी। सेविंग अकाउंट पर आपको जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है उस पर आप सेक्शन 80 TTA के अंदर मैक्सिमम 10,000 रुपीज का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डिडक्शन मिल रहा है तो आप उसे शो नहीं करेंगे। आपको पहले उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करना है, और उसके बाद आप अप टू 10,000 रुपीज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट या फिर प्री फिल्ड नहीं हो रहा है तो आप उसे मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उसे दिखाना मत भूलिएगा, क्योंकि इन केस आगे जाके अगर आपका AIS अपडेट हो जाता है और सारे सेविंग अकाउंट्स के इंटरेस्ट वहां पर शो हो जाते हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग टू वेरीफाई ITR। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपनी ITR को E-वेरीफाई नहीं करते हैं। ITR अपलोड हो जाने के बाद आपका काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है। ITR को E-वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, और ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से कर सकते हैं। ऑनलाइन में सबसे इजी मेथड है कि आप आधार OTP से कर लीजिए, और अगर आपके पास आधार OTP नहीं आ रहा है तो आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो आप ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल के ITR V का उसे CPC बेंगलोर सेंड कर सकते हैं और आपका ITR E-वेरीफाई हो जाता है। तो अगर आपने अपना ITR अपलोड कर दिया है तो E-वेरिफिकेशन को पोस्टपोन मत करिएगा, तुरंत के तुरंत ITR को E-वेरीफाई करिए, क्योंकि बाद में हम अक्सर भूल जाते हैं।
नेक्स्ट है नॉट फाइलिंग अ रिवाइज्ड आईटीआर। अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर में कोई मिस्टेक कर दी थी या फिर आपके पास टाइम नहीं था और आपने जल्दबाजी में अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी और सोचा था कि बाद में हम इसे रिवाइज कर देंगे, लेकिन बाद में आप उसे रिवाइज नहीं करते हैं और आपकी ओरिजिनल आईटीआर रॉन्ग फाइल हुई है, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। इसलिए अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर सही से फाइल नहीं की थी तो एक रिवाइज आईटीआर जरूर फाइल कर लीजिएगा। रॉन्गली क्लेम सेक्शन 80 TTA। सेक्शन 80 TTA में हमें इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन मिलता है, लेकिन इसको क्लेम करते समय हम अक्सर गलती करते हैं। सेक्शन 80 TTA के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हमें सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अगर आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो आपके लिए सेक्शन 80 TTA है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करते हैं, जो कि अप टू 10,000 रुपीज है। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, वो और भी जगहों से जो भी उनके इंटरेस्ट अर्न हो रहे हैं एफडी से या आरडी से, उन सब का भी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं और तब या तो आपका रिफंड कम कर दिया जाता है या फिर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। नेक्स्ट है रॉन्गली क्लेम 80 TTB। 80 TTB सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए है और यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिलता है आपको अपने इंटरेस्ट इनकम पर। इंटरेस्ट इनकम कहाँ से हो रही हो, या तो आपको सेविंग अकाउंट से हो रही हो या फिर आपने पोस्ट ऑफिस, बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में एफडी बनवाई हो या फिर टर्म डिपॉजिट्स हो, तो उन पर जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उसके लिए हमें सेक्शन 80 TTB का डिडक्शन मिलता है। अब यहाँ पर भी लोग मिस्टेक्स करते हैं, बाकी जगहों से अगर उन्हें कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तो उसका डिडक्शन भी वो 80 TTB के अंदर क्लेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल सी बात है कि आपका या तो रिफंड कम कर दिया जाता है या फिर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। इसके बाद है रॉन्गली फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10E। बहुत सारे केसेस में यहाँ पर मिस्टेक की जाती है। अगर आपको एरियर सैलरी या एरियर पेंशन रिसीव हुई है तो हम फॉर्म 10E को फाइल करते हैं और सबसे पहले 10E को फाइल किया जाता है। उसके बाद 10E का जो भी अमाउंट हमारे आईटीआर में ऑटो पॉपुलेट होता है उसके बाद हम आईटीआर को फाइल करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि आईटीआर में मैनुअली 10E का अमाउंट भर के आईटीआर को पहले फाइल कर देते हैं और 10E को बाद में फाइल करते हैं। इस वजह से 10E कंसिडर नहीं होता है और आपका रिफंड कम कर दिया जाता है या फिर आपका टैक्स पेबल आ जाता है और आपको डिमांड दे दी जाती है। तो 10E के केस में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपको एक तो 10E को बहुत ही आराम से सावधानी से फाइल करना है और दूसरा कि पहले आपका 10E फाइल होगा, उसको ई वेरीफाई भी करना होगा, उसके बाद आप आईटीआर फाइल करेंगे और अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करेंगे। नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10BA इन केस ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80GG। सेक्शन 80GG रेंट का सेक्शन है और अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से लेकिन आप रेंट पे करते हैं तो आप सेक्शन 80GG के अंदर मैक्सिमम 60,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80GG के लिए आपको फॉर्म 10BA भरना कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप सेक्शन 80GG के साथ में पहले फॉर्म 10BA को फाइल नहीं करेंगे तो आप 80GG का डिडक्शन यहाँ पर फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्लेम एचआरए एंड 80GG बोथ इन आईटीआर। बहुत सारे लोग इस तरह की मिस्टेक्स भी करते हैं कि एचआरए और 80GG दोनों ही सेक्शंस को एक साथ अपने आईटीआर में क्लेम कर लेते हैं। ये दोनों ही सेक्शन रेंट के लिए बनाए गए हैं। एचआरए का एग्जेम्पशन हम तब क्लेम करते हैं जबकि हमें अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिलता हो, लेकिन अगर हमें एचआरए नहीं मिलता है तो हम सेक्शन 80GG को क्लेम करते हैं और आपको इन दोनों में से किसी एक सेक्शन को ही क्लेम करना है। अगर आप इन दोनों सेक्शंस को एक साथ अपने आईटीआर में क्लेम करेंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा या फिर आपका आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होगा और वो होल्ड पर चला जाएगा। नेक्स्ट है रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। एचआरए कितना क्लेम किया जाए इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है कि जितना भी एचआरए आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है साल भर में वो पूरा का पूरा आप एग्जेम्प्ट है। एचआरए का कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है और कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है। तो ये एक कैलकुलेशन के थ्रू निकाला जाता है कि हमें जितना भी अलाउंस मिल रहा है हाउस रेंट का उसमें से कितना पोर्शन हमारा टैक्सेबल होगा और कितना पोर्शन हमारा एग्जेम्प्ट होगा। अकॉर्डिंगली जो एग्जेम्पशन का पोर्शन है वो हम अपने आईटीआर में एग्जेम्प्ट इनकम में देते हैं और हमारी टैक्सेबल इनकम अकॉर्डिंगली आ जाती है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा एचआरए जितना भी आपका अलाउंस आपको एम्प्लॉयर से मिल रहा है पूरा का पूरा एचआरए अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम में डाल देंगे तो वहां पर आपकी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगी और आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। इसके बाद है क्लेम एक्सेस और फेक डिडक्शंस इन आईटीआर। अगर आप अपने आईटीआर में कोई फेक डिडक्शन या फिर ज्यादा डिडक्शंस दिखाते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है तो आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस भी आ सकता है, साथ ही आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है। स्क्रूटनी के केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे कि जो भी आपने डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो एक्चुअल हैं या नहीं। डॉक्यूमेंट्स ना दिखाने के केस में वो सारी
डिडक्शंस आपके इनकम में एड बैक कर दिए जाते हैं और उस केस में आपके ऊपर काफी हैवी पेनल्टीज लग जाती हैं क्योंकि आपने रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम किए और अपनी इनकम को हाइड करने की कोशिश की। इसके बाद है नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IE। फॉर्म 10IE किस लिए होता है? अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले फॉर्म 10IE को फाइल करना है, उसके बाद ही आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो आपको कंपैरेटिवली ओल्ड स्कीम के काफी कम टैक्स रेट्स वहां पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में काफी सारे डिडक्शंस हैं, आपने 80C में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर किसी और अदर सेक्शन में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, न्यू रिजीम में जाना के लिए तभी बेनिफिशियल है जबकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स ना किए हो या फिर आपको सैलरी से कोई एग्जेम्पशंस क्लेम ना करने हो। अगर आपके ITR में एग्जेम्पशंस हैं या फिर आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल यही रहेगा कि आप ओल्ड रिजीम के साथ ही जाएं। और अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो आपको पहले 10IE को फाइल करना जरूरी है, उसके बाद ही आप न्यू रिजीम का ITR फाइल करेंगे। तो ये तो थी ऐसी 25 कॉमन मिस्टेक्स जो हम अक्सर किया करते हैं ITR फॉर्म फाइल करते समय। इन सारी मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना है और तभी अपनी ITR फाइलिंग करनी है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।